नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चीन और ताइवान के बारे में। आखिर ये बात क्यों कर रहे हैं, तो खबर आई है कि भाई चाइना के 200 से ज्यादा जो ड्रोन हैं वो ताइवान के ऊपर आसपास घूमते हुए नजर आए हैं। इसी बीच अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हो कि ईरान, इजराइल, यूएस के बीच में वॉर चल रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान और तालिबान का वॉर भी शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया इस समय वॉर में हुई पड़ी है। लेकिन अगर हम इस सिनेरियो की बात करें, जो कि ये सिनेरियो भी यूएस से जुड़ा हुआ है, तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्योंकि अगर मैं इस वॉर की बात करूं ना, तो पूरी दुनिया को इंतजार है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यूएस का हो जाता है अगर हम ताइवान मुद्दे की बातचीत करें तो। और इसके बाद यूएस एक और तरफ से घिर सकता है। चलिए आगे बातचीत कर लेते हैं। इससे पहले हम लोकेशन देख लें। यहाँ पर ये है ताइवान, इधर ये है ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, तो यहीं पर खबर थी कि चाइना स्टेशन जेट टर्न ड्रोन्स एट बेस नियर द ताइवान स्ट्रेट, रिपोर्ट सेज। और इस बात की यहाँ पर आप देखिए व्योन में भी ये खबर हमारी निकली है, जिसमें ये लिखा है कि भैया 200 से ज्यादा जो जेट हैं यहाँ पर कन्वर्ट किए गए हैं हमारे ड्रोन क्लोजर टू ताइवान। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं था। इसी बीच आपको पता होगा कुछ समय पहले एक बोट भी आसपास घूमती हुई नजर आई थी यहीं पर, और ये ताइवान का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बातचीत कर लेते हैं। और ये जो मैंने जिस बोट के बारे में बात करी, दिस वाज द इमेज, जो बोट आपकी कुछ समय पहले घूमती हुई नजर आई थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या चाइना इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठा करके ताइवान पर हमला करेगा, क्योंकि हमें ये तो पता है कि वो ताइवान को कैप्चर करना चाहता है। उसने कैप्चर करने के लिए समय 2027 और 28 निकाल रखा था, लेकिन क्या पता बहती गंगा में इस बार ये भी हाथ धो ले। तो दिस इज द ताइवान और चीन का जस्टिस मिशन 2025 का जो सैन्य अभ्यास है, ये इसने जोन बना रखे। जोन से आपको ये समझ में आएगा, ये ताइवान को चारों तरफ से घेर करके रखे हुए हैं कि जब भी हमें मौका मिलेगा तुरंत हम अटैक कर देंगे। चलिए एक बार ताइवान की लोकेशन के साथ थोड़ा सा उसका क्षेत्रफल वगैरह भी जान लेते हैं। तो चीन से ज्यादा दूरी पर नहीं है, मात्र 160 किलोमीटर का इनका डिस्टेंस हो जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो भैया 35,980 वर्ग किलोमीटर। सरकार यहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक हो जाती है। जीडीपी $774 बिलियन की है 2021 के अकॉर्डिंग, और आबादी 2.3 करोड़ यहाँ पर हो जाती है। इससे पहले हम आगे बढ़े, हमें समझना होगा कि इस विवाद की जड़ कहाँ से शुरू होती है। जड़ शुरू होती है जब यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी हमारी स्टेब्लिश हुई। नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच का ये पूरा का पूरा मामला हो जाता है। और यहां पर हम बात करें तो 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, और इसके बाद माओ से तुंग का नाम आप जरूर याद रखिएगा, भूलेगा नहीं। इसके बाद होता क्या है कि 1934 में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसका दमन कर दिया जाता है, सिर्फ नेशनलिस्ट बचती है। लेकिन इसी बीच नेशनलिस्ट के एक सुप्रीम लीडर आ जाते हैं, माओ जोदांग, और माओ जोदांग दोबारा से काम करते हैं अपनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको रेस करने का। और इसके बाद यहां पर आप देखोगे 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो पार्टी है वो स्टैब्लिश होती है। इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा पूरा शासन आया, और जितने भी नेशनलिस्ट थे वो चाइना से भाग करके कहां चले गए, ताइवान चले गए। ये हमारी टाइमलाइन है, साल दर साल जो चीन और ताइवान के रिश्ते हैं वो कैसे रहे। 1683 से हम शुरू करेंगे, जब यहाँ पर ताइवान क्वींस राजवंश के अधीन था। इसके बाद देखोगे चीन में गृह युद्ध शुरू होता है, 1950 तक चलता है। 1912 में चीन के बड़े नेता यान साक तेन कुओमितांग पार्टी बनाते हैं। 1925 में मौत हो जाती है। चीन से पहले युद्ध के बाद जापान ने ताइवान को उपनिवेश बनाया था। इसके बाद 1945 की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने ताइवान से दावा छोड़ दिया, और इसके बाद कोरिया वॉर खत्म जैसे ही होता है तो वहां पर दावा किसने कर दिया, चीन ने कर दिया। मतलब जापान से एक बार ताइवान छूटा, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ कहां चला गया वो, चीन में। और 1958 की बात करें तो 6 अक्टूबर से यहां पर युद्ध विराम हो जाता है। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पता है कहां पर आता है, 1971 की बात करते हैं। ये टर्निंग पॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि बीजिंग को यूएन में मान्यता दे दी जाती है। ठीक है, यहां पर पहले जो ये सीट थी ना, ये पता है किसकी थी, ताइवान, ताइपे की सीट थी। लेकिन यहां पर 1971 अक्टूबर में इसकी जगह चीन को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता मिल गई और सीट मिल गई। नाउ इसके बाद 1971 अमेरिका चीन रिश्ते और ताइवान की अगर हम बात करें तो भैया अमेरिका ने चीन के साथ आधिकारिक कूटनीतिक संबंध बनाए, लेकिन ये भी बोला कि हम ताइवान की रक्षा करेंगे, और वन चाइना पॉलिसी भी मान ली, जिसको जो यूएस है वो ये कहता है कि भाई ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसी बीच चीन ने अपने आप को बहुत ज्यादा प्रॉस्परस किया है। एक टाइमलाइन और समझ लीजिए, अगर हम 1987 से बात करें, 1996 की, ये एक 6 एक्स्ट्रा लग गया, हटा देना। 1987 ताइवान के लोगों को पहली बार चीन जाने की अनुमति मिलती है।
परिवारों से वो मिल सकते थे, व्यापार कर सकते थे। 1991 आता है, ताइवान में आपातकाल खत्म किया जाता है। चीन के साथ युद्ध जैसी स्थिति जो है इसको भी खत्म कर दिया जाता है कि हमारा कोई भी युद्ध नहीं होगा। यानी कि ये दौर आप ये समझ सकते हो कि दोनों के बीच में सुधार का दौर था। 1993 दोनों देशों के बीच में पहली सीधी बातचीत शुरू होती है। 1995 ताइवान के राष्ट्रपति ली तेंग हुइंग अमेरिकी दौरे से नाराज होकर के चीन से बातचीत रोक देते हैं। अब सोचो, एक तरफ क्या है, बातचीत चल रही थी, सारी जो चीजें हैं वो ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन फिर आगे आप देखोगे कि मामला खराब होता है। और 2000 से 2015 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उतार चढ़ाव ज्यादा रहे, क्योंकि ताइवान में केएमटी पार्टी पहली बार सत्ता में आती है। चीन के लिए यहाँ पर कानून बनाए गए, अगर ताइवान अलग हुआ तो सैन्य कार्रवाई होगी, और इस तरीके से यहाँ पर काफी ज्यादा चेंजमेंट होते हैं। एंड फाइनली आप देखोगे चाइना एंड ताइवान लीडर मेक हिस्ट्री इन सिंगापुर, और ये फर्स्ट टाइम मिलते हैं इन 7 नवंबर 2015। और इसको ये बोला गया कि भैया हनीमून पीरियड खत्म हो गया है दोनों देशों का, क्योंकि दोनों देश अब फाइनली मीटिंग करने के लिए बैठे हैं, बातचीत करने के लिए बैठे हैं, इतना लंबा मुद्दा शॉर्ट करने के लिए बैठे हैं। इसी समय 2016 में साई इन वेन ये ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, ठीक है। और ताइवान में लोकतंत्र मजबूत हुआ, और वो चीन के साथ शांति की तरफ कदम बढ़ाती हैं कि भैया हम शांति बनाए रखेंगे। लेकिन ये तो चाहते थे, ताइवान चाहता है कि चीन के साथ हमारी शांति रहे, लेकिन चाइना ये कहता है कि देखो अगर तुम हमसे अलग हुए ना तो हम पता है क्या करेंगे, हम यहाँ पर आपके जो शांति है उसको पूरी तरीके से असंभव बना देंगे अगर आप यहाँ से अलग होते हो तो। 2016 में कहते हैं आपको वन चाइना पॉलिसी माननी ही माननी पड़ेगी। एंड दिस वाज द लेडी जिसकी हम बात कर रहे थे, साई इन वेन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री होती है 2016 में, जब ज्यादा प्रेशराइज करा जाने लगा ताइवान को और कहा जाने लगा नहीं तुम्हें तो भैया पॉलिसी माननी ही पड़ेगी। फाइनली 2016 में ट्रंप सीधे फोन पर बातचीत करते हैं ताइवान के राष्ट्रपति से और कहते हैं कि अमेरिका जो है वो आपकी हेल्प करेगा। अमेरिकी नीति में ये सबसे बड़ा बदलाव कहा गया था उस टाइम। तो अमेरिका ने ताइवान को 1.4 बिलियन के हथियार बेचने की मंजूरी भी दी। अमेरिका ने ताइवान के साथ संबंध मजबूत करने वाला कानून भी स्टैब्लिश किया, और 2018 अमेरिका ने ताइवान को F-16 फाइटर जेट के पार्ट्स बेचने की भी मंजूरी दे दी। अब जैसे ही ये सारी चीजें हो रही थी तो ये चाइना को तो दिख ही रहा था और वो नाराज भी हो रहा था। इसी बीच आप देखोगे साउथ चाइना सी द ताइवान फिशिंग बोट्स डिस्प्यूटेड टैपिंग आइलैंड, और यहाँ पर इस आइलैंड में पहले तो एक बार आप देख लो, ये टाइपिंग आइलैंड हो जाता है, इधर हमारा ताइवान हो जाता है, ठीक है, इधर वियतनाम, उधर थाईलैंड हो जाता है, इधर मलेशिया हमारा हो जाता है। यहाँ पर ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड रहता है क्योंकि इसको टेरिटोरियल डिस्प्यूट इन साउथ चाइना सी कहते हैं। अब ये जो पार्ट है ना आपको दिखाई देगा कि ये रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता है कि ये पूरा हमारा पार्ट है, ये जितना दिखाई दे रहा है। इधर आप देखोगे पीपल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना जो है वो ये कहता है पिंक वाले क्षेत्र से जितना है वो हमारा पार्ट हो जाता है, ठीक है। वियतनाम जो है वो कहता है कि देखो येलो लाइन में जितना दिखाई दे रहा है ये हमारा पार्ट हो जाता है। मलेशिया ब्लैक में आपको दिखेगा, वो कहेंगे ये हमारा पार्ट हो जाता है। ब्रुनेई अपना कहता है, फिलीपींस अपना कहता है। तो ये एक पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है क्योंकि यहाँ पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, कोई भी अपनी बाउंड्री डिसाइड नहीं कर पा रहा है। और ये सिर्फ एक नेशन के बीच में नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे कि 6 नेशन के बीच में डिस्प्यूट है इस टेरिटोरियल बाउंड्री को लेकर के। फाइनली 3 सितंबर 2022 यहाँ पर आपका यूएस अप्रूव करता है 1.1 बिलियन ताइवान आर्म सेल, जिसकी वजह से चाइना बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है और उसका ये देखने को मिलता है कि ताइवान की एक जो बोट है उस पर कब्जा कर लेता है, उसको कैच कर लेता है, कहता है कि आप लोग इलीगल फिशिंग कर रहे हो हमारे रीजन में, इसलिए हमने इसको पकड़ा है। और इसी रिस्पांस में चाइना क्या करता है, मिलिट्री एक्सरसाइज करता है इन नियर द ताइवान, उसको डराने के लिए कि भैया देखो तुमने डील करी है अमेरिका के साथ, इतने सारे आर्म्स खरीदे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, तुम्हारे आसपास के क्षेत्र में हम एक्सरसाइज करेंगे और तुम्हें थ्रेट पहुंचाएंगे। अब ताइवान अमेरिका की डील जो है वो युद्धाभ्यास की वजह बनता है। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रह्मा चेलानी है, इन्होंने बोला कि जिस तरीके से यूएस जो स्टेप उठा रहा था अभी तक, यूएस ने क्या किया, एनर्जी के लिए सबसे पहले मादुरो को उठाया, क्यूबा पर नजर डाल रहे हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पर वॉर कर दिया। धीरे धीरे करके ये कहते हैं हम अब क्यूबा की तरफ भी जाएंगे, फ्रेंडली बातचीत करेंगे, नहीं मानेंगे तो हम एक्शन भी ले सकते हैं। सेम इसी नक्शे कदम पर कौन चल रहा है भैया, चाइना भी चल रहा है। चाइना डायरेक्ट वहां पर ताइवान पर कब्जा नहीं करेगा ना, डायरेक्ट वहां पर आपका अटैक करेगा,
वो ताइवान के साथ क्या करेगा, धीरे धीरे, जैसे वेनेजुएला के साथ इन्होंने किया, क्यूबा की पूरी जो एनर्जी जो क्राइसिस का कारण बने, ये पूरा खाद्य वहां पर समस्याएं चल रही हैं, तो वैसे ही धीरे धीरे कट डाउन करना शुरू करेगा। पहले उनको एनर्जी, फिर उसके बाद वहां पर जो उनकी खाद्य सामग्री पहुंच रही है, फिर उसके बाद वहां पर जो मिलिटेंट डील हो रही है, मिलिट्री डील्स हो रही है उसको, तो ऐसे ऐसे करके वो पूरी दुनिया से उसको काट देगा, सैंक्शंस इंपोज करेगा, ताकि ताइवान मजबूर हो जाए चीन से बात करने के लिए, उसके बाद चाइना उनमें शर्त रखे। ये करना चाहता है चाइना, जो अभी यूएस कर रहा था, पूरे नक्शे कदम पर यूएस के ही है चीन। ठीक है, तो इस तरीके से वो बंदरगाहों की ओर जो बोट जा रही होंगी एनर्जी वाली, वो कह देगा कि भैया ये तो इलीगल है, इलीगल बोट्स हैं। समुद्री क्वारंटीन या फिर कस्टम निरीक्षण व्यवस्था वहां पर घोषित कर देगा कि वहां पर आप हमारे बिना निरीक्षण के कोई भी वोट नहीं लेकर के जा सकते हो। और अगर इनको ऊर्जा नहीं मिली, तो आपको पता होगा दुनिया का 90% जो सेमीकंडक्टर है वो ताइवान ही प्रोड्यूस करता है, पूरा का पूरा एनर्जी किसका हो जाएगा, चाइना को हो जाएगा। चाइना विल बी द सुपर पावर, राइट। और ये चीज सभी को पता है कि वो यही काम करना चाहते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो चीन जो है वो ताइवान पर सीधे हमला बोलता है, तो अन्य देश क्या करेंगे, डायरेक्ट रिस्पांस करेंगे, उसके सपोर्ट में आ जाएंगे, यूएस भी आ जाएगा सपोर्ट में। इसीलिए चीन कभी भी डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, वो धीरे धीरे उसकी आपूर्ति को बाधित करेगा और फिर उसके बाद पूरी तरीके से उसको कैप्चर कर लेगा। दिस इज द प्लान ऑफ चाइना। लेकिन कैप्चर करने से पहले हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें कि भैया चाइना और जो ताइवान है, इन दोनों के पास कितनी पावर्स हो जाती है। इफ यू टॉक अबाउट द चाइना, देयर इज अ 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स, वही अगर ताइवान की बात करें तो मात्र 1.7 है। बट जब हम रिजर्व सैनिक की बात करते हैं तो इनके 5.10 लाख है, जबकि इनके 15 लाख है ड्यू टू यूएस का बैकअप है। नाउ आगे बात करते हैं, फाइटर जेट 1200 है, इनके पास 228 है, 912 हेलीकॉप्टर 208 हो जाते हैं, 281 यहाँ पर आपके अटैक हेलीकॉप्टर है, इनके पास 91 है, 5250 टैंक है, इनके पास 1110 है, 35,000 यहाँ पर बख्तरबंद है, यहाँ पर 3472 हो जाते हैं, 4120 इनके स्वचालित तोपखाने, इनके 257 है, 79 सबमरीन है, इनके पास सिर्फ 4 हो जाती हैं, 507 इनके पास एयरपोर्ट है, इनके पास 37 हो जाते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली देखे भैया, तो दोनों का कंपैरिजन कुछ हो ही नहीं जाता है। ऑफ कोर्स पावरफुल इसमें कौन हो जाता है, चाइना हो जाता है, लेकिन फिर भी चाइना डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, बिकॉज ही नो दैट कि अगर हमला करेंगे हम, तो हमें सामने से बहुत सारी कंट्रीज का जो हमला है एक साथ देखने को मिल सकता है। नाउ आगे शुरू करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर इसी बीच आप देखोगे कि इंडिया के साथ भी चाइना कुछ कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजी अपनाता है। डायरेक्ट वो कभी भी नहीं हमला करेगा हम पे, ना ही डायरेक्ट वो कभी भी कोई बात कहता है। आप देखोगे कि धीरे धीरे वो कहता है, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों का उसने नाम चेंज किया, ठीक है। यहाँ पर द एरिया ऑफ जेंगान इस चाइनीज टेरिटरी, इस तरीके से ये बीच बीच में बोलते रहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का ये जो हिस्सा है वो हमारी टेरिटरी है। अरुणाचल प्रदेश पार्ट ऑफ इंडिया, यूएस एम्ड राइजिंग इंडिया चाइना टेंशन। तो इस तरीके से बार बार ये रिएक्ट करते रहते हैं कि जो चाइना वाला पार्ट है वो हमारा हो जाता है, और बहुत सारे ट्वीट इसको लेकर के आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया ने बहुत बार अपोज किया, एंड दिस लेडी, आप सभी को पता होगा कि इनका मुद्दा क्या था, इनको रोक लिया गया था। इनका नाम था पेमवांग दोंगोक। इन्होंने ट्वीट करके यहाँ पर लिखा था, जो किरण रिजिजू थे, एमओआई इंडिया था, कि प्लीज सर आप मुझे बताएं कि क्या अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर 18 घंटे तक ये कह करके पकड़ करके रखा गया कि तुम चाइनीज हो और तुम्हारे पास इंडियन पासपोर्ट कैसे हो गया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का पार्ट हो जाता है। उसके बाद ये ट्वीट करती है, एंड देन यहाँ पर लिखते हैं, अरुणाचल प्रदेश इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड स्टार्टेड मॉकिंग एंड लाफिंग एंड सेइंग थिंग्स लाइक यू शुड अप्लाई फॉर द चाइनीज पासपोर्ट, यू आर चाइनीज, यू आर नॉट इंडियन। और इस तरीके से जब इनके साथ बातचीत की जा रही थी तो ये बातें कही गई। आप देखोगे यहाँ पर नमोई कैंटोन है, ये लिखती हैं। यहीं पर एक और चाइनीज यहाँ पर पोस्ट है, आपको देखने को मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश इज अ चाइनीज साउथ तिब्बत प्रोविंस विच इज करेंटली ऑक्यूपाइड बाय इंडिया एंड इट इज नीडेड पार्ट ऑफ चाइना नॉट इंडिया। और इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर आती हैं। फाइनली यहाँ पर आप देखोगे कि जो ANI है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग नो देखने को मिलता है इंडिया की तरफ से भी, और साथ ही साथ जो रणधीर जायसवाल जी हैं वो भी फाइनली ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इज अ इंटीग्रल एंड इनेडिबल
इनेबल पार्ट ऑफ द इंडिया एंड दिस इज अ सेल्फ एविडेंट फैक्ट और इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। सो फाइनली अब ये जो पूरा का पूरा युद्ध चल रहा था और पूरे के पूरे जो देश अभी तक सिर्फ यूएस पर नजरें टिकाए बैठे थे, ईरान पर, मिडिल ईस्ट पर, अब वो सभी के सभी ताइवान और चाइना की तरफ देख रहे हैं। एंड दिस वाज द वेरी क्रूशियल पॉइंट कि अगर ये देश युद्ध में कूदा तो दिस इज द क्लियरली साइन ऑफ कि भैया वर्ल्ड वॉर 3 में हम पहुंच चुके हैं, बिकॉज इसके बाद रशिया भी आएगा, रशिया भी सपोर्ट करेगा एंड देयर इज अ 3 सुपर पावर जो आपस में आपको लड़ती हुई दिखाई देंगी और जो देश है वो बंटते हुए दिखाई देंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।